स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि परीक्षा में खास तौर पर जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर कैसे लिखा जाए, आंसर राइटिंग कैसी हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जो विद्यार्थी हैं, प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, वो इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए जिससे कि उनके अच्छे मार्क्स आए। तो हम बिंदुवार इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम एग्ज़ाम में आपको जो करना है वो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले तो पूरे पेपर को ही एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि कितने प्रश्न हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए उन प्रश्नों को पढ़कर कि क्या पूछा जा रहा है। तो कई बार प्रश्न पत्र जो है पार्ट्स में, खंड में बटा होता है कि प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। तो आपको वो देख लेना है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास जो समय है उसमें आपको कितने प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर जब आप लिखना शुरू करें तो फिर उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और सबसे पहले ये समझें कि क्या पूछा जा रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार प्रश्न होते हैं जिसमें विकल्प दिए रहते हैं या अथवा दिया होता है कि दो प्रश्न हैं, उसमें लिखा होता है कि इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। या कई बार 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं या 3 प्रश्न दे दिए जाते हैं कि इनमें से कोई 2 हल करिए। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको उनमें से कितने प्रश्नों को हल करना है। या जैसे अथवा वाले जो प्रश्न हैं तो उन्हें भी, उन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि उनमें से आपको कौन सा प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद है, उसी प्रश्न का आपको जवाब लिखना है। तो सबसे पहली जो टिप है वो कि पेपर को पहले एक बार देख लीजिए पूरा, फिर जिस प्रश्न का जवाब देना है उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो कि जो पूछा गया है वही लिखना है। जो प्रश्न में आपने से पूछा है उसके बारे में ही लिखे, यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है। यानी एक तो समय कम होता है, इसलिए उसी चीज़ पर फोकस करिए जो प्रश्न में पूछा गया है। तो इसीलिए आपसे पहले मैंने कहा कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आपको समझ में आए कि उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ये कोशिश करिए कि जो भी उस प्रश्न में पूछा गया है उसमें से कुछ छूटे नहीं, वो सारा कुछ आपके उत्तर में आ जाए। तो जो पूछा है उसको अच्छे से लिखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने मार्क्स का प्रश्न है या जितने शब्दों में पूछा गया है उस हिसाब से उत्तर लिखना है। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ थोड़ा पैटर्न में चेंज होता है। कई बार प्रश्न पत्र में शब्द दिए जाते हैं कि आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है या 200 शब्दों में उत्तर लिखना है या 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो वो शब्द दे दिए जाते हैं उस प्रश्न के साथ, तो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि आपको कितना उत्तर लिखना है। ठीक है। कई बार होता है कि मार्क्स दे दिए जाते हैं कि प्रश्न जो है उसमें लिखा होता है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 मार्क्स होंगे या 8 मार्क्स होंगे या 12 मार्क्स होंगे, जो भी। तो फिर आपको उस हिसाब से उसका उत्तर लिखना होता है ना। तो जनरली जो है एक होता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उसमें तो है ही कि जो सही है उस उत्तर को आपको लिख देना है, 4 में से जो सही आपको आता है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ये 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर चुनना होता है कि इन 4 में से जो सही है वो आपने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आपकी दुविधा यहाँ से शुरू होती है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कि क्योंकि इनके मार्क्स अलग अलग होते हैं, उनकी शब्द सीमा भी अलग अलग होती है। अगर शब्द सीमा नहीं दी गई है, सिर्फ मार्क्स दे दिए गए हैं, तो अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 8 नंबर का है तो आप उसमें कितना लिखेंगे, कितना आपका उत्तर लंबा होगा जिससे कि आपको वो मार्क्स मिल पाए। अब मान लीजिए कि कोई 2 नंबर का प्रश्न है और आपने
अच्छा लंबा चौड़ा लिख दिया तो उससे आपको नंबर तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो 2 नंबर ही मिलेंगे। या मान लीजिए कि आपसे 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और आपने उसको आधे पेज या 1 पेज में लिखकर ख़त्म कर दिया, तो आपको वो 10 नंबर सिर्फ 1 पेज के तो नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि कितने नंबर का वो प्रश्न है या फिर वो कितने शब्दों में पूछा गया है, उस हिसाब से आप उसको उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए कई यूनिवर्सिटीज़ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप उसका उत्तर दे सकते हैं 50 शब्दों में, या तो वहाँ पर शब्द सीमा दी हुई होगी या फिर वो मार्क्स दे देंगे। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आमतौर पर उसका उत्तर 50 शब्दों के अंतर्गत दे दिया जाता है। अब 50 शब्द कितने होते हैं? एक लाइन में हम करीब 7 से 8 शब्द लिखते हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपने 10 लाइन लिख दी या आधा पेज लिख दिया तो आपका वो उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आधा पेज आप उसको मानकर चलिए। अच्छा, पेज यानी जो पेपर का एक तरफ वाला हिस्सा, जो एक तरफ वाला हिस्सा होता है वो होता है पेज, है ना। और जो पेपर पूरा होता है वो दोनों तरफ मिलाकर होता है। तो 2 डायमेंशन सरफेस नहीं, 1 डायमेंशन जो एक साइड है वो कहलाता है पेज। तो उसी में आपने अगर आधा पेज का उत्तर दिया यानी वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर उतना देना काफ़ी होता है। 50 शब्दों में आपने अगर उत्तर दे दिया तो बहुत है। बस उदाहरण के लिए पूछ लिया गया कि वेद क्या है ना, तो आप वहाँ पर सीधा सा उसका छोटा सा उत्तर दे सकते हैं कि जो वेद हैं वो प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनका जो संकलन है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ये भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और इन्हें अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि इनकी रचना ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा की गई थी। और इनकी संख्या 4 है और उनके आप नाम लिख दीजिए, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका इतना उत्तर काफ़ी होगा। यानी उसने जो पूछा है वो आपने बता भी दिया और शब्द सीमा में बता दिया, ठीक है। और 1-2 लाइन आप ऐड करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप नहीं भी करेंगे तो अति लघु उत्तरीय में इतना उत्तर भी काफ़ी होता है। यानी मेन खास बात ये होती है कि जो पूछा गया है वो उसमें समाहित हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर शब्द गिनने बैठ जाना है या पेज गिनने बैठ जाना है कि नहीं इतना ही लिखना है, ऐसा नहीं है। जो पूछा है वो उस उत्तर के अंदर आ जाए, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आता है जो लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 8 नंबर तक पूछे जाते हैं कि 8 नंबर का प्रश्न होता है और उसको लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में होता है ऐसा। तो अलग अलग जो स्टेट्स में थोड़ा नंबर में कम ज़्यादा हो सकता है। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो आपका उत्तर 200 से 250 शब्दों के अंदर आप मानकर चलिए, यानी 2 से 3 पेज में आप उसका उत्तर लिखेंगे तो वो हो जाएगा, उसका उत्तर काफ़ी है। तो उसमें आप 2 से 3 पेज में उस जो भी पूछा गया है उसको पूरी तरह से उसका उत्तर आ जाना चाहिए, ये कोशिश करिए और उसको लिखिए। फिर होता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़े कम पूछे जाते हैं और उसमें आपको विकल्प भी दिए होते हैं ज़्यादा, और वहाँ पर आपको करीब 500 शब्दों में उत्तर देना होता है। आप या तो आपको शब्द सीमा रहेगी या फिर नंबर रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मतलब आपको 500 शब्द लिखने हैं, यानी करीब 5 से 6 पेज में आपको उसका उत्तर लिखना है। 32 पेज की कॉपी होती है। तो आप अगर शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे और इस हिसाब से अगर आप उन उत्तर को लिखेंगे उस उत्तर को, तो उस एक कॉपी में आप आराम से लिख सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर अति लघु उत्तरीय है तो 50 शब्दों में करीब करीब आप उत्तर दे दीजिए, करीब आधा पेज का उत्तर लिख दीजिए। लघु उत्तरीय है तो 200 से 250 शब्दों में उत्तर दे दीजिए, 2 से 3 पेज में आप लिख दीजिए। और दीर्घ उत्तरीय है तो 500 शब्दों में उत्तर दे दीजिए, 5 से 6 पेज आप लिख दीजिए। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है समय सीमा। समय सीमा का ध्यान रखें। उत्तर लिखते समय समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है, यानी टाइम में पर आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लिखने लगते हैं और शुरुआत में तो वो लगता है ना कि अभी तो बहुत टाइम है, 3 घंटे हैं, तो हम आराम आराम से लिखते हैं
और बाद में देखते हैं कि अरे अब तो 1 घंटा ही बचा है और पेपर तो अभी आधा बाकी है, तो फिर वही बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाकर लिखते हैं। तो होता क्या है, या तो आप उन बाद वाले प्रश्नों का उत्तर अच्छे से नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि आपके कोई प्रश्न छूट जाए। इसलिए जब पहला उत्तर आप लिखने लगते हैं ना, तभी से समय का ध्यान रखिए। आप अपना एक टाइम बना लीजिए कि मुझे लघु उत्तरी है तो वो इतने मिनट में लिखना है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतने मिनट में लिखना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन ये कोशिश करिए कि वो समय सीमा का पालन करें पूरे पेपर के दौरान। वरना कई बार ये भी हो जाता है कि हमें कोई प्रश्न अच्छे से याद है तो हम उसको ही आराम से लिखते रहते हैं। अगर 2 पेज में उत्तर देना था, पता चला 4 पेज लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद था, तो हम अपना पूरा ज्ञान उसी में दिखा रहे हैं। तो हम उसको कितना भी लिख दें, वो आपको नंबर जितने नंबर का वो प्रश्न है उससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, है ना। और हो क्या जाएगा उसका नुकसान आपको, कि पीछे अगर मान लीजिए कि आपका एक पूरा प्रश्न छूट गया तो आपके पूरे नंबर गए, है ना। फिर तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि आप लिख कर ही नहीं आए, या फिर बहुत बुरी तरह से लिख कर आए हैं। तो इससे बेहतर ये है कि एक ही प्रश्न को सजाने संवारने की कोशिश करने की बजाय हम पूरे पेपर को हल करने पर ध्यान दें, और समय सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि जो पहली बार जो कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि उन्हें शब्द सीमा का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहली बार कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो वो ये गलती करते हैं कि समय सीमा का ध्यान नहीं रखते, और शुरुआत में बहुत आराम से लिखते हैं या बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और फिर बाद में प्रश्नों को हल करने में परेशानी आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली जो एक दुविधा होती है कि उत्तर लिखने का तरीका क्या हो, कि हम क्या क्या लिखें उस उत्तर के अंदर, है ना, उसको कैसे लिखें। खास तौर पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 5 से 6 पेज या कुछ लोग 7 से 8 पेज तक भी लिखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, तो उसमें इतना सारा लिखना है तो कैसे लिखें, है ना। तो सबसे पहले तो आप प्रश्नों को पढ़ें, कोई भी हो, वो चाहे लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी, उनको पढ़ लें और ये देख लें, एक उत्तर का खाका एक बना लें, कि एक स्ट्रक्चर बना लें कि उसमें हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, प्रश्न का स्वरूप देखें कि क्या पूछा गया है, उस हिसाब से उत्तर के पॉइंट्स बनाकर उसको लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें पूछा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इसमें कैसे, तो उसको बिंदुवार भी आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट्स में भी आप वो जो भी बात पूछी गई है उसको आप बिंदुवार लिख दीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें आप पहले शुरुआत कर सकते हैं थोड़ी सी प्रस्तावना, भूमिका लिखकर, कि कोई जो प्रश्न पूछा है, मान लीजिए कि गुप्त काल से पूछ लिया कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ना, तो आप उसमें भूमिका थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप अपना लिखना शुरू करिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, और मुख्य पॉइंट्स को लिखिए पहले। जैसे अगर हम इसी प्रश्न को देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो आप पॉइंट्स लिखना शुरू करिए। कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। तो पहले एक के बाद पॉइंट्स लिख दीजिए 10-12 लाइन में पूरे। फिर एक एक पॉइंट को फिर से लिखिए और उसको उनकी व्याख्या करना शुरू करिए, कि फिर उसका आप व्याख्या करते जाइए, और एंड में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखकर उस उत्तर को ख़त्म कर दीजिए। आराम से आप उससे 5 से 6 क्या और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें बहुत ज़्यादा याद होता है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, फिर हमें ये ध्यान नहीं रहता कि और भी प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर से याद रखना है कि सारा कुछ नहीं लिखना है, मुख्य मुख्य बातें लिखनी है, जितना पूछा है उतना लिखना है, और पॉइंट्स बनाकर लिखने की कोशिश करिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तो आप इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते जाएंगे ना, तो कई बार कॉपी चेकर्स जो होते हैं ना, इतना पैराग्राफ पूरा पढ़ते नहीं है, फिर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो क्या होगा, उनका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स से याद है, मतलब अंदर भी लिखा होगा। फिर कई बार वो पढ़ते भी नहीं है, पॉइंट्स देखकर ही नंबर दे देते हैं, है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप बिंदु बनाकर, पॉइंट्स बनाकर उन क्वेश्चंस को लिखें, टाइटल सब टाइटल्स ये डालकर आप उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। फिर जो
कुछ उसमें आपके इम्पोर्टेंट आपने कुछ ऐसे नाम लिखा है, जैसे किसी लेखक का नाम लिखा है, किताब का नाम लिखा है, या कोई और ख़ास ऐसा कोई शब्द लिखा है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। तो उससे कॉपी चेकर का ध्यान चला जाएगा उस पर कि हाँ इससे ये पता है। अगर किसी की परिभाषा आपने दी है या किसी का कोटेशन वगैरह दिया है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, है ना, कि जो आपने लिखा उसको बीच में लिख कर और उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, तो वो भी अलग से ध्यान खींचेगा। पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं और उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं, तो पहले एक पॉइंट लिखिए, डैश लगाइए, उस लाइन को छोड़ दीजिए, उसकी नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करिए। ये आपका एक पॉइंट हुआ। फिर जब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो फिर बीच में एक लाइन छोड़िए, यानी पहले पॉइंट की व्याख्या ख़त्म करिए, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरा पॉइंट डालो, फिर डैश लगाओ, लाइन छोड़ो और अगली लाइन से लिखना शुरू। इस तरह से सारे पॉइंट्स का आपको व्याख्या करनी है। तो उससे क्या होगा कि वो आपका अलग अलग दिखेगा कॉपी के अंदर लिखा हुआ, है ना। तो जो कॉपी चेकर है उसका ध्यान जाएगा कि हाँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर आप पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देंगे ना, तो वो कॉपी चेकर नहीं इतना पढ़ते हैं। तो ना अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो आपने कितना भी अच्छा लिखा है फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हाईलाइट करिए चीज़ों को, जो जो आपकी मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करिए। फिर उत्तर की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात कि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो आपकी वाक्य रचना है, वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुवचन में आप लिख रहे हैं और बहुवचन एक वचन समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, हाँ इस तरह से नहीं। एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो, ग्रामर व्याकरण सही होनी चाहिए आपकी। मात्राओं की गलतियाँ, बहुत लोग मात्राओं की स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, इंग्लिश मीडियम जिनका है, तो ये आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है इस चीज़ का, है ना। बहुत मतलब पढ़ने में एक तो बड़ा बुरा लगता है अगर आपने की, तो अगर जहाँ पर छोटी की लगानी है तो बड़ी की लगा दी, या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव कॉपी चेकर के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपकी जो वाक्य रचना है सही हो, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो मात्राओं की गलतियाँ नहीं करें। और भाषा अगर है तो ज़रूरी नहीं कि किताबी भाषा ही लिखनी है आपको, कि जैसा आपने किताब में पढ़ा था बिल्कुल वैसा का वैसा, वो तो फिर रटने वाला काम हो जाएगा, है ना। उसको आप अपनी भाषा में अपनी मौलिकता दिखाते हुए लिखिए, लेकिन भाषा अच्छी हो। साधारण शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी भाषा में। जैसे कहीं लिखा होता है उसकी सहायतार्थ ये किया, तो सहायतार्थ की जगह आप लिख दीजिए उसकी सहायता के लिए किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो या आपने महाराजा सम्राट की जगह राजा लिख दिया तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो बस शब्दों को अब जो विकल्प के तौर पर जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, वो अच्छे हो, थोड़ा स्तरीय शब्द हो। ऐसा नहीं कि कोई लोक भाषा के शब्द आपने डाल दिए, फिर ऐसा नहीं। यानी हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं। मुख्य बात होती है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह पाएँ। भाषा साधारण सामान्य शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी परेशानी नहीं है, लेकिन एक थोड़ा स्तर बनाए रखें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, खास तौर पर मात्राओं की और व्याकरण की गलतियाँ नहीं करें। फिर अगली एक समस्या आती है कई स्टूडेंट्स को कि उत्तर लिखने का क्रम, यानी जो सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि आपको सभी प्रश्न याद नहीं है। अब देखिए, जिन्हें वो सारे प्रश्नों के उत्तर याद हैं पेपर में, जो जिस तरह से पूछे गए हैं, वो तो कोई परेशानी नहीं है। आप फिर उसमें आपका क्रम मत बिगाड़िए, सीक्वेंस में लिखते जाइए, जैसे जो एक के बाद जो आपको उत्तर याद है वो लिखते जाइए। पर मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न बीच में नहीं याद है ठीक से, या फिर ठीक से याद नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अगर मैंने शुरुआत में इसको लिख दिया तो ये तो मेरा इंप्रेशन ख़राब कर देगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न पे बढ़ जाइए, उसका उत्तर पहले लिख दीजिए। जो आपको अच्छे से याद है सारे वो लिख दीजिए, और जो बचे हुए प्रश्न हैं, एक या दो जितने भी प्रश्न हैं, उनको सबसे आखिर में लिखिए, ठीक है।
तो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सीक्वेंस में लिखें, उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि कई बार वो जो कॉपी चेकर होता है ना, उनको अलग अलग नंबर के प्रश्न है, अब अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो नंबरिंग भी अलग अलग करनी है, फिर उसे बार बार देखना पड़ता है कि अच्छा ये इतने नंबर का था, हाँ इस नंबर का प्रश्न ये था, और जो एंट्रीज भी करनी होती है साथ साथ में, है ना, तो वो कई बार थोड़ा परेशान हो जाएगा। अगर परेशान होगा तो वो उसका परेशानी का जो है प्रभाव किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा ना, वो जितना परेशान होगा उतने नंबर काटेगा कॉपी चेकर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसको ज़्यादा परेशान नहीं करें, है ना। तो इसलिए सीक्वेंस में लिखें, और नहीं याद है तो मजबूरी है, फिर तो आपको आगे बढ़ना ही है, जो याद है उसको लिखना है, और जो नहीं याद है उन्हें आखिर में लिखना है। और उसको भी अभी हम देखते हैं कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, कोशिश ये करना है कि हमको सभी प्रश्नों के अटेम्प्ट करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद नहीं है तो कोशिश करिए उससे संबंधित कुछ भी फैक्ट्स जो है, तथ्य हैं, आपको याद आ जाए तो उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करिए, और फिर उनको पैराग्राफ के तौर पर लिखिए, मतलब अपनी भाषा में उसको व्याख्या कर करके जितना भी आप लिख पाएँ, है ना। फिर उनके पॉइंट्स बनाने की कोशिश मत करिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर, तो फिर आप पॉइंट्स बनाएंगे तो फिर हाईलाइट कर दिया पता चला और गलत लिख दिया तो एकदम से ध्यान चला जाएगा कि अरे ये क्या लिखा है, कट हो जाएगा, वहाँ पर मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। तो फिर आप उसमें ऐसा लिखिए कि आपको जो अगर बहुत ही थोड़ा याद है, बिल्कुल याद नहीं है, और आप यहाँ वहाँ से जोड़ तोड़ करके लिख रहे हैं, तो फिर उसको आप एक पैराग्राफ के तौर पर उसके उत्तर लिख दीजिए। लेकिन कोशिश करना है कि प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी लिख कर आएंगे थोड़ा उससे मिलता जुलता भी, तो आपको भले कम नंबर लेकिन 1-2 नंबर भी मिल जाएंगे। तो अगर छोड़ दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं, अरे ये तो आता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ही आना चाहिए तो ये लिखना है, उससे संबंधित कुछ थोड़ी बहुत बातें याद होती है वो भी आप लिखिए, उसको उसके बारे में व्याख्या करके लिख दीजिए, तो एक पैराग्राफ के तौर पर लिख दीजिए, लेकिन प्रश्न छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फिर एक कुछ स्टूडेंट्स के सामने समस्या आ जाती है हैंडराइटिंग, क्योंकि देखिए कुछ लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो कोई बात ही नहीं है, हैंडराइटिंग का प्रभाव तो बिल्कुल पड़ता है। अगर हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, कॉपी चेकर जैसे ही कॉपी खोलता है और उसको लगता है सुंदर जमे हुए अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वहीं से एक आपकी एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन कई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो हैंडराइटिंग तो उनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन गलतियाँ मात्राओं की और व्याकरण की गलतियाँ बहुत करते हैं, तो वो बहुत ख़राब इम्प्रेशन होता है ना। फिर वहाँ हैंडराइटिंग आपकी लाख अच्छी हो, उससे कुछ नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा कि आपकी मात्राओं की गलतियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हैंडराइटिंग ऐसा है, सबकी हैंडराइटिंग सुंदर इतनी नहीं होती है, प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत अच्छी हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, मतलब समझ में आ जाए पढ़कर, बस ऐसा नहीं है कि वो कहावत है ना कि आप लिखे और खुदा बाचे, वो नहीं होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी हैंडराइटिंग में लिखे कि सामने वाला उसको आसानी से पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकेगा तो वो नंबर क्या देगा कॉपी चेकर ना। तो बिल्कुल बहुत ही एकदम ऐसा घसीटते हुए कि कीड़े मकोड़े चला रखे हैं उस तरह से नहीं लिखना है। हाँ, होता क्या है कि कई बार हम शुरुआत में धीरे से शुरू करते हैं लिखना, और फिर जब समय नहीं बचता है तो बहुत स्पीड बढ़ाते हैं, और आखिरी के प्रश्नों में तो हैंडराइटिंग इस तरह से हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता है कि लिखा क्या है। तो ऐसे नहीं करना है, इसीलिए समय सीमा का ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो भी आखिरी प्रश्न तक नहीं बिगड़े, है ना। थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है पहले से लेकर अंत तक, लेकिन फिर भी ये कोशिश करिए कि आप समय सीमा का ध्यान रखें, जिससे कि आप आराम से लिख पाएँ प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि देखिए अगर आप शुरुआत से समय सीमा का ध्यान रखेंगे ना तो मुश्किल नहीं है पेपर को हल करना, उस समय सीमा में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो हैंडराइटिंग किसी की सुंदर हो सकती है, किसी की थोड़ी कम अच्छी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी हो जो कि रीडेबल हो, पढ़ने में आ जाए कि उसने क्या लिखा है, बस ये समझ में आ जाए। साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करें, बहुत काटापीटी नहीं करें। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसको बस एक लाइन खींच दे, उसको इस लाइन से ऐसे काट दे एक बार, है ना। बहुत बार ऐसा जिगजैग नहीं बना देना है कि उसका एकदम से ध्यान चला जाए कि अच्छा यहाँ पर कुछ काटा हुआ है। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उसको ऐसा घिस देते हैं पूरा, है ना। तो वो सब नहीं करना है, गलती हुई भी है तो एक बार लाइन खींच दो और आगे बढ़ जाओ। तो साफ सुथरा लिखें, हैंडराइटिंग ऐसी लिखें जो कि पढ़ने में आ जाए।
अच्छा, अब अंतिम जो पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट्स की लिखने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, स्लो स्पीड में लिखते हैं, है ना। तो लिखने की अगर गति धीमी हो तो क्या करें? एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप अभी से प्रैक्टिस करें, घर पे परीक्षा से पहले उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें, याद करें और प्रैक्टिस करें। उससे भी काफ़ी सुधार होता है गति में। और आप कि जो उत्तर आप घर पे लिखते हैं, एक समय अपना जो एक घड़ी पर अपना अलार्म लगा लें, टाइम पर स्टॉप वॉच या जो भी, और फिर आप उसके आधार पर उसको लिखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितने समय में कितना लिख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लिखने की जो प्रैक्टिस है वो छूट जाती है कॉलेज में आते आते। हाँ, स्कूल में तो रोज़ होमवर्क होता है और ये सब चीज़ें तो हम लिखते हैं, लेकिन कॉलेज में लिखने की प्रैक्टिस बहुत से स्टूडेंट्स की छूट जाती है। तो उसका खामियाजा कब भुगतना पड़ता है? एग्ज़ाम के टाइम पे, कि हम समय सीमा में पेपर पूरा याद होने के बाद भी नहीं लिख पाते हैं। तो थोड़ी सी घर पर प्रैक्टिस करिए, वो आपको काफ़ी मदद देगी। फिर लेकिन कुछ लोग होते हैं कि प्रैक्टिस करने के बाद भी उतनी स्पीड नहीं आ पाती है। तो फिर आपकी जो प्रश्न लिखने का तरीका है, उत्तर लिखने का तरीका है, तो वो थोड़ा सा आप तब्दीली लाइए कि जो प्रश्न जिस तरह से पूछा गया है उसका उत्तर आप ऐसे देने की कोशिश करिए कि वो कम समय में आप उसका उत्तर दे पाए। कि पॉइंट्स बनाकर बिंदुवार उस उत्तर को लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आप कम शब्दों में उत्तर दे पाएंगे। अनावश्यक बातें नहीं लिखें, जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है उसी को बिंदुवार या पॉइंट्स बनाकर लिखने की कोशिश करें। गागर में सागर भरने की कोशिश करें, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश करें कि आपने उत्तर थोड़े कम शब्दों में भी लिखा है तो कोई बात नहीं, पर उसमें उन सभी बातों का जवाब होना चाहिए जो प्रश्न में पूछा गया है। तो थोड़ा सा आपको अपने लिखने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और आपको राइटिंग प्रैक्टिस घर पर करनी पड़ेगी। तो उससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी जिन स्टूडेंट्स की स्पीड कम है, स्लो स्पीड में जो लिखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान देना है परीक्षा में, और अभी से आप इन सब चीज़ों पर गौर करिए, तो जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।